उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मुकाफ ने जवाब देते हुए कहा, और उनकी जगह जो अफराद जाएंगे उनका क्या हुआ? अधीर उमर ने पूछा। उन्हें भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। मुकाफ ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि माल आ चुका है। तुम ये माल वसूल करके ग्रुप को रवाना करने का काम शुरू कर दो। बॉस ने कहा और उसके साथ ही वो कुर्सी से उठा और मुड़कर उकबी दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसके अंदर से एक की रिंग उठाकर वो मुड़ा और उसने की रिंग मुकाफ की तरफ बढ़ा दिया। की रिंग में एक चाबी के साथ साथ एक टोकन भी मौजूद था। मुकाफ ने गौर से इस टोकन को देखा और फिर की रिंग अपनी जेब में डाल लिया। अधीर उमर बॉस दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बॉस, आजम ने रास्ते में ट्रांसमीटर कॉल की थी। वो कह रहा था कि हमारा कारोबार खतरे में है। ग्रेट लैंड से किसी डॉशर की आमद और यहाँ किसी अली इमरान से मुलाकात की बात कर रहा था। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई। मैंने वसाहत पूछी तो कहने लगा वो बराह रास्त आपसे बात करेगा। इसलिए आपका नंबर पूछा तो मैंने कह दिया कि आपका नंबर नहीं बताया जा सकता, अलबत्ता अगर आप चाहें तो इससे बात कर लें। मुकाफ ने कहा, आजम है तो इंतहाई जिम्मेदार आदमी, बहरहाल मैं बात करता हूँ। अधीर उमर ने कतरे तशवीश भरे लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर उसने साइड तपाई पर पड़ा हुआ कॉर्डलेस फोन पीस उठाया और उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। बॉस, अगर आप लाउडर का बटन ऑन कर दें तो हम भी इस बारे में तफसीलात सुन लेंगे, क्योंकि हमें भी इस बारे में काफ़ी तजस्सुस है। मुकाफ ने कहा तो बॉस ने असबाब में सर हिलाते हुए फ़ोन पीस के निचले हिस्से में लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। इस बटन के प्रेस होते ही दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ कमरे में साफ सुनाई देने लगी। फिर रिसीवर उठाने की आवाज़ आई। शुरगुल बो रहा हूँ, अधीर उमर ने भारी लहजे में कहा। आजम बो रहा हूँ चीफ बॉस, मुकाफ ने मेरा पैगाम पहुंचा दिया होगा। दूसरी तरफ से आजम की आवाज़ सुनाई थी। हाँ, लेकिन तुमने कैसा पैगाम उसे दिया है कि वो उसे समझ ही ना सका है? शेरगुल ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा ख्याल था बॉस कि वो चूंकि फील्ड में काम करता है इसलिए इस बारे में काफ़ी जानता होगा, इसलिए मैंने उससे कॉल किया था, लेकिन वो तो इस बारे में कतन कुछ नहीं जानता, इसलिए मैंने आपसे बात करने के लिए कहा था। दूसरी तरफ से आजम ने कहा, बात क्या है, तफसील से बताओ। शेरगुल ने कहा, बॉस आपको तो मालूम है कि इंटेलिजेंस और पुलिस इंटरनेशनल टूरिस्ट कंपनी को तलाश करती रही है, लेकिन उसे आज तक ये कंपनी नहीं मिल सकी। मैंने इस बारे में जो मालूमात हासिल की थी, इनसे मुझे मालूम हुआ था कि ग्रेटलैंड में हमारा जो डमी अफराद पकड़े गए हैं, इस कंपनी का सुराग लगाने का पाकिस्तानी सफारत खाने को कहा गया है और इस तरह इंटेलिजेंस इस सिलसिले में काम करती रही, लेकिन जाहिर है इस कंपनी को कहीं वजूद होता तो नहीं मिलता, इसलिए वो इस बारे में कतन लाइल्म रहे। फिर पाकिस्तान में ग्रेटलैंड के सफारत खाने के अफराद अपने तौर पर इस कंपनी के बारे में इंक्वायरी करते रहे, लेकिन जाहिर है उन्हें भी नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। आजम ने तफसील बताते हुए कहा, मुझे इन सब बातों का पहले से इल्म है। जो नई बात हुई है वो बताओ, जिस पर तुमने मुकाफ से कहा है कि हमारा कारोबार खतरे में है। शेरगुल ने कदरे सख्त लहजे में कहा, वही बता रहा हूं बॉस। जो सरकारी एजेंसी ग्रेटलैंड में हमारे आदमियों को पकड़ती है उसका नाम TIB है। इसका सरबराह एक शख्स डॉशर है। आज मैं इत्तेफाक से एक काम के लिए होटल शेरगुल गया था, तो वहाँ मैंने इस आदमी डॉशर को होटल में एक गैर मुल्की औरत के साथ बैठे हुए देखा। चूँकि मैं उसे ज़ाती तौर पर जानता हूँ इसलिए उसे यहाँ देखकर चौंक पड़ा। उसके साथ एक मेज़ खाली थी, मैं इस मेज़ पर जाकर बैठ गया। डॉशर इस गैर मुल्की स्याह औरत के साथ लगावट भरी बातें करता रहा कि अचानक वहाँ अली इमरान पहुँच गया। अली इमरान यहाँ के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान का इकलौता बेटा है। सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुप्रीडेंट फयाज का इंतहाई गहरा दोस्त है और सुना गया है कि ये आदमी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और हद दर्जा खतरनाक सीक्रेट एजेंट समझा जाता है। वो इस डॉशर से इस तरह मिला जैसे वो इंतहाई गहरे दोस्त हों। फिर वो स्याह औरत चली गई और वो दोनों बातें करने में मसरूफ़ हो गए। मैं साथ वाली मेज़ में बज़ाहिर तो खाना खाने में मसरूफ़ था, लेकिन मेरे कान इनकी गुफ्तगू पर ही लगे हुए थे और फिर इन दोनों के दरमियान हमारे मुतल्लिक ही बातें शुरू हो गई। इस डॉशर ने बताया कि वो हमें ट्रेस करने यहाँ आया है। इसने तफसीलात भी बताई और वही पता भी दोहराया जो पता हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। इस पर इस इमरान ने डॉशर से वादा कर लिया कि वो इस केस पर काम करेगा। चनाचा डॉशर ने फ़ौरन वापस जाने का कह दिया। इसके बाद इमरान ने डॉशर से मज़ीद तफसीलात तलब की तो डॉशर ने कहा कि इसके पास इनके पकड़े जाने वाले अफराद के बयानात की पूरी फाइल मौजूद है। चनाचा इमरान उसके साथ उसके कमरे में गया जहाँ वो डॉशर रिहाइश पजीर था। आजम ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, तो फिर इससे हमारे लिए क्या ख़तरा पैदा होगा? शेरगुल ने मुंह बनाते हुए कहा, इमरान हद दर्जा ख़तरनाक आदमी है बॉस। अगर ये हमारे पीछे लग गया तो फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। आजम ने जवाब देते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए जो इस तरह एक आदमी से खौफजदा हो रहे हो? वो हमारे मुतल्लिक क्या मालूम करेगा? कहाँ से मालूम करेगा? शेरगुल ने गुस्से लहजे में कहा,
बॉस वो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। इन लोगों के काम करने का अंदाज पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों से मुख्तलिफ होता है। आज़म ने जवाब देते हुए कहा, होता होगा, बहरहाल तुम फिक्र ना करो, वो बेशक लाख टकरे मारे उसे कुछ मालूम नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर तुम्हें इससे ज़्यादा ही खौफ आ रहा है तो फिर मेरी तरफ से इजाज़त है कि किसी भी पेशेवर कातिल को हायर करके उसे गोली से उड़ा दो। शेरगुल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, फिर तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक काम हो जाएगा, इस तरह तो वो हमारी राह पर चल निकलेगा। ठीक है बॉस, मेरा काम तो आपको इत्ला देना था, अगर आप समझते हैं कि वो कुछ हासिल ना कर सकेगा तो ठीक है, आज़म ने जवाब देते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, वो कुछ भी हासिल ना कर सकेगा, शेरगुल ने कहा और फ़ोन का बटन ऑफ करके उसने फ़ोन पीस को वापस तपाई पर रख दिया। मेरा ख्याल है बॉस कि आज़म इस आदमी से ज़हनी तौर पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा हो गया है। वकाफ ने शेरगुल से मुखातिब होकर कहा, हाँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे आदमी का खात्मा ही करा दूँ। वो अली इमरान तो हमारे मुतलिक कुछ ना मालूम कर सकेगा, लेकिन ये खौफज़दा आज़म हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। शेरगुल ने होंठ चबाते हुए कहा, हैडी मेरे साथ मौजूद है, आपके हुक्म की देर है, आज़म का वजूद ही हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएगा। क्यों चेरी? वकाफ ने साथ बैठे हुए चेरी से मुखातिब होकर कहा और चेरी ने बेख्तियार दांत निकाल दिए। मेरा तो फारिग रहते रहते दिल उकता गया है बॉस, आपके हुक्म की वजह से मैं मार्केट से भी काम नहीं पकड़ सकता और आप कोई हुक्म भी नहीं देती। चेरी ने बड़े खुशामिदाना लहजे में कहा, तुम्हें माहाना मुआवजा तो बाकायदगी से मिल रहा है ना? शेरगुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, वो तो मिल रहा है। चेरी ने चौंक कर कहा, तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? बगैर कुछ काम किए भारी मुआवजा कमा रहे हो, और क्या चाहते हो? शेरगुल ने कहा, सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है बॉस, हर पेशावर कातिल के अंदर कत्ल करने की फितरी तौर पर एक अजीब सी ख्वाहिश होती है, और जब वो किसी आदमी को हलाक करता है तो उससे इसकी ख्वाहिश की तस्कीन हो जाती है। ये तस्कीन भी ज़रूरी होती है। यही वजह है कि अक्सर पेशावर कातिल बगैर किसी मकसद के भी किसी को हलाक कर देते हैं। चेरी ने कहा और उसके बाद सुनकर मुकाफ और शेरगुल दोनों हंस पड़े। तो तुम्हें किसने मना किया है कि तुम अपनी ख्वाहिश ना पूरी करो? मार दिया करो आदमियों को, शेरगुल ने कहा तो इस बार चेरी हंस पड़ा। वो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन कोई खास निशाना मिल जाए तो फिर वाकई ही काम करने का लुत्फ आ जाता है। चेरी ने कहा, आज़म हमारे लिए खासा काम कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर उसे ऑफ कर दिया जाए तो फिर इसकी जगह किसे दी जाए? शेरगुल ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, आज़म की ज़िम्मे पार्टियाँ तलाश करना है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कर लिया करूँगा। मुकाफ ने मुँह बनाते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। ओके, अभी रहने दो, अगर मैंने मज़ीद कोई ख़तरा महसूस किया तो फिर मैं चेरी को अहकामात भिजवा दूंगा। शेरगुल ने कहा, ओके बॉस, जैसे आपकी मर्ज़ी, मुकाफ ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही चेरी भी उठकर खड़ा हो गया और फिर वो दोनों शेरगुल को सलाम करके इस कमरे से बाहर निकल आए और थोड़ी देर बाद उनकी कार तेज़ी से इस बाई रोड से गुजरकर मेन रोड की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। बॉस का आज़म की मौत का हुक्म देते देते इरादा बदल गया है। वैसे अगर मुझे इस इमरान का पता लग जाए तो मैं इसका खात्मा कर सकता हूँ, चेरी ने कहा। बॉस ने तो आज़म से बात की थी, लेकिन आज़म ने कहा कि इस तरह खतरा बढ़ जाएगा। मुकाफ ने जवाब दिया, बॉस की ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मेरी मौजूदगी में बॉस ने उससे क्यों ये कहा है कि वो किसी पेशावर कातिल से बात करे। चेरी ने कहा, बॉस शायद तुम्हें सामने ना लाना चाहता होगा। मुकाफ ने कहा, अगर मैं अपने तौर पर इस इमरान का पता चला लूं तो क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इसका खात्मा कर दूं? चेरी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बॉस ने तो तुम्हें खुद कह दिया है कि तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आदमी मार दिया करो। मुकाफ ने कहा तो चेरी ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे वो इमरान को कत्ल करने का फैसला कर चुका हो। इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ कुछ देर घंटी बजती रही, फिर रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ सुनाई दी। यस, चौहान बोल रहा हूँ। उसके साथ ही चौहान की आवाज़ सुनाई दी। ये कैसा नाम है? चौहान किसी फ़र्द का तो नाम नहीं हो सकता, ये तो पूरे कबीले का नाम है, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा, लेकिन बोल वो अपनी असल आवाज़ में रहा था। ओ इमरान साहब, आप दरअसल आपके हम वज़न और हम काफिया नाम यही बनता है, इसलिए मजबूरी है। दूसरी तरफ से चौहान की हंसती हुई आवाज़ सुनाई थी। चलो हम काफिया वाली बात तो समझ में आई, ये हम वज़न वाली क्या बात हुई? क्या नामों का किसी तराजू भी तोला जा सकता है? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से चौहान भी इख्तियार हंस पड़ा। हम वज़न का मतलब है एक जैसे अल्फाज। अब देखें, इमरान भी 5 हरूफ से बनता है और चौहान भी 5 हरूफ से, तो हम वज़न नाम हो गए ये दोनों। चौहान ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों हम वज़न हों? मेरे नाम में सिर्फ एक नुक्ता है, जबकि तुम्हारे नाम में 4 नुक्ते आते हैं। इस तरह 3 नुक्ते ज़्यादा हो गए, इनका वज़न कहाँ जाएगा? इमरान ने बाकायदा दलील देते हुए कहा और चौहान एक बार फिर हंस पड़ा।
آپ ایسا کریں، وزن پورا کرنے کے لیے اپنے نام کے پہلے حرف آئن کو ہٹا کر اس کی جگہ 3 لفظوں والا چی لگا لیں، پھر تو نکتے بھی پورے ہو جائیں گے، چوہان نے کہا تو عمران اس کی اس خوبصورت اور بامانی جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ گڈ شو، اس کا مطلب ہے کہ 4 سٹارز کا چیف بن جانے سے تمہارے دماغ کے خلیات کام کرنے لگ گئے ہیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ او نہیں عمران صاحب، آج کل 4 سٹارز کا چیف میں نہیں ہوں بلکہ نعمانی ہے، چوہان نے کہا۔ نعمانی ہے؟ کیا مطلب؟ پچھلے کیس میں تو تم تھے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ 4 سٹارز کا کوئی مستقل چیف نہیں ہوتا جناب، جو بھی کوئی کیس ٹریس کرے گا وہی چیف بن جائے گا، اور اس بار نعمانی نے ایک کیس ٹریس کیا ہے، اس لیے وہی آج کل چیف ہے، چوہان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ واہ، پھر تو یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے، میں بھی ایکس 2 سے بات کرتا ہوں، وہ خام خواہ پیر تسمہ پاکی طرح ہر وقت بطور چیف ہماری گردانوں میں سوار رہتا ہے، جبکہ زیادہ تر کیس میں ہی ٹریس کرتا ہوں، اس لیے یہ میرا حق ہے کہ میں سیکرٹ سروس کا چیف بنوں، عمران نے کہا۔ اب آپ 4 سٹارز اور سیکرٹ سروس کو ایک تو نہ بنائیں، چوہان نے کہا۔ کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ 4 سٹارز اب پرائیویٹ گروپ نہیں رہا، باقاعدہ سٹار فورس کا حصہ ہے، اور سٹار فورس کو حکومت نے باقاعدہ سرکاری قرار دے دیا ہے، عمران نے کہا۔ وہ تو آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے جبکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، چوہان نے کہا۔ اچھا چلو سیکرٹ سروس کو رہنے دو، اگر میں 4 سٹارز کے لیے کوئی کیس ٹریس کر لوں تو کیا مجھے تم 4 سٹارز کا چیف بنا دو گے؟ عمران نے کہا۔ آپ تو ویسے بھی بنے ہوئے ہیں، کس میں جرت ہے کہ آپ کو بنا سکے؟ چوہان نے بڑی گہری بات کرتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ماشاء اللہ، کیا کاٹا ہے، لگتا ہے ابھی دھار لگی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار چوہان کہکا مار کر ہنس پڑا۔ آپ کی دھار کا مقابلہ تو میں کر نہیں سکتا، فرمائیے کیسے فون کیا ہے؟ کیا 4 سٹارز کے لیے کوئی کیس آپ نے بھی تلاش کر لیا ہے؟ چوہان نے کہا۔ شاید وہ اب موضوع بدلنا چاہتا تھا۔ ہاں ایک کیس میرے سامنے تو آیا ہے، لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ 4 سٹارز آج کل کسی اور کیس میں مصروف ہیں، عمران نے کہا۔ وہ تو ایک چھوٹا سا منشیات کی سپلائی کا کیس تھا، اس کی بات چھوڑیں، آپ بتائیں، یقیناً آپ نے واقعی کوئی کیس ہی تلاش کیا ہوگا، چوہان نے کہا۔ مطلب ہے تم 4 سٹارز کے دوبارہ چیف بننا چاہتے ہو، عمران نے کہا، تو چوہان بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ظاہر ہے عمران صاحب، چیف بننے کا علیحدہ ہی لطف ہوتا ہے، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ میری باقاعدہ دعوت کرو، کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کھلواؤ، یہ ایسے مفت میں تو چیف میں بھی تمہیں بننے نہیں دے سکتا، عمران نے کہا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے عمران صاحب، آپ کے ساتھ تو جو لمحات گزرتے ہیں وہ یادگار ہوتے ہیں، ابھی تشریف لے آئیں، میں باقی سٹارز کو بھی بلوا لیتا ہوں، جہاں آپ چاہیں وہاں ڈنر کر لیں گے، چوہان نے کہا۔ اگر دمدار سٹارز بھی شامل ہو جائیں تو پھر کیسا رہے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دمدار سٹار کون ہیں؟ چوہان نے کہا۔ جو 4 سٹار سے علیحدہ ہیں، جیسے تنویر، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو چوہان ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، انہیں بھی دعوت دے دیتا ہوں، چوہان نے کہا۔ اوکے، پھر میں آ رہا ہوں تمہارے فلیٹ پر، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے سلیمان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ جی فرمائیے، سلیمان نے تیسری آواز پر دروازے پر نمودار ہوتے بڑے معتبانہ لہجے میں کہا۔ ایک بہت بڑے ہوٹل میں میرے اعزاز میں ڈنر ہو رہا ہے، اس لیے تم نے آج جو بدمزہ سا ڈنر تیار کیا ہوگا وہ خود کھا لینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بہت بہتر، سلیمان نے بڑے فتیانہ انداز میں جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ ارے ایک منٹ، بات تو سنو، عمران نے اس کے واپس مڑتے ہی کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے مڑ کر پہلے کی طرح معتبانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا بات ہے، آج تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی فرما بردار دکھائی دے رہے ہو، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے تو ہمیشہ ہی آپ کی فرما برداری کی ہے جناب، آپ کی بے لوث خدمت تو میری زندگی کا مقصد ہے جناب، سلیمان نے اسی طرح ایک بار پھر انتہائی فتیانہ انداز میں کہا۔ ادھر آؤ، بیٹھو یہاں، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور سلیمان خاموشی سے آ کر اس کے سامنے کرسی پر پڑے معتمانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، پیسے چاہیے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی نہیں، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ موجود ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ تنخواہ، بونس، الاؤنس وغیرہ میں سے کچھ چاہیے، عمران نے کہا۔ جی نہیں، جہاں مقصد زندگی خدمت ہو وہاں تنخواہ، بونس اور الاؤنس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، سلیمان نے جواب دیا تو عمران کے چہرے پر یکلخت شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا مطلب ہے وہ تمہاری تنخواہ اور دیگر الاؤنسز کے بل جن کی وصولی کا تم ہر وقت رونا روتے رہتے ہو وہ تم نے چھوڑ دیے ہیں، عمران کے لہجے پر حقیقی حیرت تھی، اسے آج واقعی سلیمان کے اس انوکھے موڈ کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے جناب، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کی معافی مانگ لی ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، اب آئندہ میں آپ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہ کروں گا، سلیمان نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری طبیعت شاید خراب ہے،
میرا خیال ہے تمہیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مالک ہیں، بس اپنے اس خادم کے حق میں دعائے خیر کرتا رہا کریں۔ سلیمان نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، تو پھر سن لو کہ آج ڈنر میں یہاں فلیٹ میں ہی کروں گا۔ عمران نے کہا، جی بہت بہتر، ڈنر میں کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ سلیمان نے جواب دیا، میں تمہاری کھوپڑی توڑوں گا، سمجھے؟ سیدھی طرح بکو کہ کیا بات ہے؟ عمران نے زچ ہو کر انتہائی چھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج تک دوسروں کو زچ کر کے چھلانے پر مجبور کرتا چلا آیا تھا، لیکن آج وہ حقیقتاً سلیمان کے اس انداز پر خود زچ ہو کر رہ گیا۔ مطلب ہے آپ مغز کھانا پسند کریں گے؟ بہت بہتر، لیکن کس کا مغز جناب؟ سلیمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب آئے ہونا ٹریک پر، اپنا مغز، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلیمان کے اس جواب سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ سلیمان پر طاری وہ فتیانہ موڈ غائب ہو گیا ہے اور اب وہ اپنے اصل موڈ میں آتا جا رہا ہے۔ جی بہتر، خالی ڈونگا پیش کروں گا، سلیمان نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور عمران سلیمان کے اس خوبصورت اور گہرے جواب پر بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ گڈ، اب لگ رہا ہے کہ میں آغا سلیمان پاشا سے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ پہلے تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے سلیمان خاکسار سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، تم پر وہ پہلے والا موڈ کیوں طاری ہوا تھا؟ عمران نے کہا، صبح کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے درس دیا تھا کہ زندگی چند روزہ ہے، اس لیے ہمیں اس چند روزہ زندگی کا ہر لمحہ اپنے مالک کی خدمت میں گزارنا چاہیے، اور یہ خدمت بغیر کسی غرض، لالچ، طمع اور فائدے کی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور بڑا پر اثر دست تھا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ باقی زندگی مالک کی بے لوث خدمت میں گزاروں گا، سلیمان نے جواب دیا تو عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ مولوی صاحب نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ مالک سے ان کا مطلب کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مطلب بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، سلیمان نے پورا سموں بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم مالک سے کیا مطلب سمجھتے تھے؟ عمران نے کہا، میرے مالک تو بہرحال آپ ہیں، اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ سلیمان نے جواب دیا، یا اللہ ان مولوی صاحب کو جزائے خیر دے۔ عمران نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا میں نے مالک کا مطلب غلط سمجھا ہے؟ سلیمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، سچ بتا کر نقصان تو میرا ہی ہوگا، لیکن بات ایسی ہے کہ بتائے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا۔ مولوی صاحب کا مالک سے مطلب اللہ تعالیٰ ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی قیامت کے روز کا مالک ہے۔ عمران نے جواب دیا تو سلیمان یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر چھائے ہوئے فرما برداری کے تاثرات یکلخت بدل گئے۔ اچھا، تو مولوی صاحب کا مالک سے یہ مطلب تھا؟ سلیمان نے کہا، ہاں یہی مطلب تھا۔ بہرحال وہ تنخواہوں، بونس اور الاؤنس وغیرہ تو تم معاف کر ہی چکے ہو، مزید کتنے سالوں تک طلب نہیں کرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ سب بحال، اور یہ بھی سن لیں آج آپ ڈنر کریں یا نہ کریں، 1,00,000 روپے مجھے چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ سلیمان نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، 1,00,000 سے کیا ہوگا؟ 10-12 لاکھ کی بات کیا کرو سلیمان، آخر تم علی عمران MSc DSc آکسن کے باورچی ہو۔ عمران نے جواب دیا، نہیں، فی الحال صرف 1,00,000، کیونکہ آج آل پاک ایشیا باورچی ایسوسی ایشن کا سالانہ ڈنر ہے، اور میں چونکہ اس کا مہمان خصوصی ہوں، اس لیے مجھے ایسوسی ایشن کے چندے میں 1,00,000 روپے دینا ہے۔ سلیمان نے کہا، تو کیا ہوا، اعلان کر دینا، 1,00,000 اپنی طرف سے اور 10-12 لاکھ میری طرف سے، اور معاملہ ختم۔ عمران نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، جی نہیں، وہاں اعلان کرنے سے پہلے نقد رقم جمع کرانی پڑتی ہے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر مہمان خصوصی کی سیٹ چھوڑ کر کیشیئر بن جاؤ، تمہارے ساتھ میرا بھی بھلا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تو پھر اجازت ہے کہ آپ نے اپنے بستر کے نیچے ردی رسالوں کے اندر جو 1,00,000 روپے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں وہ میں عطیہ کے طور پر دے دوں؟ سلیمان نے کہا تو عمران ایک جھٹکے سے مڑا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تم میرے بیڈ روم کی تلاشی لیتے رہتے ہو؟ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ وہ دراصل ایک چوہا 1,000 روپے والا نوٹ اٹھائے بھاگا جا رہا تھا، میری نظر پڑ گئی، میں نے اسے مار کر 1,000 کا نوٹ اس سے لے لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر یہ چوہا کہاں سے یہ نوٹ لے آیا ہے، چنانچہ میں نے احتیاطاً چیکنگ شروع کر دی۔ بس پھر کیا تھا، وہ رتی جو آپ رات کو پڑھتے رہتے ہیں، ان کے ہر دوسرے صفحے سے 1,000-12,000 روپیہ والے نوٹ نکلنے شروع ہو گئے تھے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، کہاں ہے وہ نوٹ، نکالو، وہ تو میں نے ایمرجنسی کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ ایمرجنسی میں ہی کام آئے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑی ایمرجنسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں سالانہ ڈنر کا مہمان خصوصی بنوں اور میرے پاس رقم نہ ہو۔ بس کچھ نہ پوچھیں کیسی ایمرجنسی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن وہ ڈنر تو آج رات کو ہے۔ عمران نے غصے سے پھٹکارتے ہوئے لہجے میں کہا، آج رات تو ڈنر ہے، جلسہ تو کل تھا۔ سلیمان نے اس طرح کاندھے اچکاتے ہوئے کہا جیسے اسے عمران کی جہالت پر افسوس ہو رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑے مطمئن انداز میں دروازے کی طرف مڑ گیا۔
یا اللہ، ایسا تیز نظر باورچی میرے ہی مقدر میں لکھا تھا۔ عمران نے بڑے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ارے ہاں صاحب، وہ تو مجھے بتانا ہی یاد نہیں رہا۔ وہ جو آپ کا سب سے پرانا کوٹ الماری میں لٹکا ہوا ہے، وہ ڈارک براؤن کوٹ، وہ جو گزشتہ کئی سالوں سے آپ نے نہیں پہنا، اس کی خفیہ جیب میں 25,000 روپے پڑے تھے۔ وہ میں نے اس بلڈنگ کے نئے چوکیدار احمد دین کو دے دیے۔ اس کی بیوی کے بچہ ہونے والا تھا۔ میں نے سوچا ایماندار اور نیک آدمی ہے، چلو یہ نوٹ یہاں پرانے کوٹ میں پڑے پڑے تو گل سڑ جائیں گے، احمد دین کا بچہ دودھ ہی پی لے گا۔ ان سے سلیمان نے کہا اور آگے بڑھ گیا، اور عمران واپس دھڑام سے کرسی پر بیٹھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ خواہ مخواہ مولوی صاحب کے درس کی وضاحت کر دی میں نے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور عین اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مفلس و کلاش علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے بڑے غمگین لہجے میں کہا۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ واقعی مسبب الاسباب ہے، چلو کچھ نہ کچھ مفلس و کلاشی کا بوجھ تو کم ہو ہی جائے گا، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے طاہر کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ آج آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مفلس محسوس ہو رہے ہیں عمران صاحب، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں نہ محسوس کروں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں گردن تک مفلسی کے دلدل میں پھنس چکا ہوں۔ ایمرجنسی کے لیے 1 لاکھ روپے اپنے بیڈ روم کے رسالوں اور کتابوں میں چھپا کر رکھا تھا، جانے کس نزل کا چور چھوہا تھا جو ان میں سے ایک نوٹ لے کر چپکے سے جا رہا تھا اور سلیمان نے اسے دیکھ لیا۔ بس ساری ایمرجنسی غائب ہو گئی۔ آخری جمع پونجی کے تحت ایک پرانے سے کوٹ کی انتہائی خفیہ جیب میں 25,000 روپے رکھے ہوئے تھے۔ وہ خفیہ جیب بھی سلیمان کی نظروں میں آ گئی اور وہ نوٹ پہنچ گئے بلڈنگ کے نیک اور ایماندار چوکیدار کی جیب میں۔ اور اب یہ حالت ہے کہ اگر کوئی فقیر بھی فلیٹ پر آ جائے تو اسے خیرات دینے کے لیے میری جیب میں رقم نہیں۔ اب تم خود بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ مفلس و کلاش کون ہو سکتا ہے، عمران نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، فقیر کو دینے کے لیے خیرات کے پیسے میں دے دوں گا، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ او خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، چلو اتنا تو ہوا، باقی کا بھی وہ کارساز ہے، کچھ نہ کچھ کر ہی دے گا، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ 1 کروڑ چاہیے کیا تمہارے پاس ہے؟ 1 کروڑ؟ کیا مطلب؟ میں نے فقیر کو خیرات دینے کی بات کی ہے، آپ 1 کروڑ کی بات کر رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں بھی فقیر کی ہی بات کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال تھا کہ فقیر کو کتنی رقم دی جا سکتی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی 1 آدھ روپیہ، اور فقیر کو کیا دیا جاتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ مطلب ہے تم نے فقیر بھی اپنے جیسے ہی ڈھونڈ رکھے ہیں جو 1 آدھ روپیہ لے کر خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ بھائی فلیٹ پر آنے والے فقیر میرے جیسے ہوتے ہیں، 1 کروڑ سے کم کی خیرات بغیر نہیں نکلتے، عمران نے جواب دیا۔ اگر ایسا ہے تو ان فقیروں کو سلیمان پاشا کے لیے چھوڑ دیں، وہ خود ہی انہیں خیرات دے دیا کرے گا۔ فی الحال میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ حکومت گریٹ لینڈ کی طرف سے ایک خط ہماری حکومت کو بھیجا گیا ہے۔ اس خط کے مطابق پاک ایشیا کا کوئی خفیہ گروپ پاک ایشیا سے گریٹ لینڈ چھوٹے بچوں کو سمگل کر رہا ہے۔ ان بچوں کو وہ لوگ خفیہ طور پر جرائم پیشہ افراد کو فروخت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ان بچوں کو ایسے ادویہ ساز فیکٹریوں کے پاس سپلائی کرتے ہیں جو انتہائی خطرناک ادویات کے تجربات ان بچوں پر کرتی ہیں۔ حالانکہ حکومت گریٹ لینڈ نے بچوں پر تجربات پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اسی طرف سے بلیک زیرو نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بچوں کو سمگل کیا جا رہا ہے؟ کیا تفصیلات ہیں؟ عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس بارے میں تفصیل بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی گریٹ لینڈ کے بچوں کی بہبود کے ایک سرکاری ادارہ کے چیئرمین کا پتہ بھی موجود ہے جس نے اسے کہیں کو ٹریس کیا ہے۔ اسے مزید تفصیلات مل سکتی ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیس تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا نہیں ہے، پھر یہ خط تمہارے پاس کیوں بھیجا گیا؟ عمران نے کہا۔ یہ خط آج نہیں آیا، اسے آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا ہے۔ پہلے اسے انٹیلیجنس آفس میں بھیجا گیا تھا، لیکن وہاں سے حکومت کو یہ رپورٹ ملی کہ ایسے واقعات پورے ملک میں ٹریس نہیں کیے جا سکتے۔ اکا دکا بچوں کے اغوا کی وارداتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جس انداز میں یہ خط لکھا گیا، ایسی وارداتیں پاک ایشیا میں رپورٹ ہی نہیں کی گئی۔ لیکن اس ادارے کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ یہ سارا کام وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے، چنانچہ حکومت نے مجبوراً اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ریفر کیا۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ ساتھ بھیجی گئی ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، نہ صرف انٹیلیجنس بلکہ پولیس کے اعلیٰ حکام کی رپورٹ بھی ساتھ ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوریڈلر دبایا اور پھر تیزی سے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چوہان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا پروگرام طے ہوا ڈنر کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو طے سمجھیے، بس آپ کی آمد کی دیر ہے، اس وقت سب کو بلا لوں گا، چوہان نے جواب دیا۔
अरे मैंने समझा कि अब तक सब तुम्हारे फ्लैट में इकट्ठे भी हो चुके होंगे। इमरान ने चौंक कर कहा। जी नहीं, अब इतना भी अहमक नहीं हूं कि मैं सबको इकट्ठा कर लूं और आप गायब हो जाएं। दूसरी तरफ से चौहान ने हंसते हुए कहा, और अगर मैं आ जाऊं दूसरे इकट्ठे ना हुए तो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या हुआ, आप और मैं डिनर कर लेंगे। चौहान ने कहा तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। ओह, तो ये इरादे हैं। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, अगर तुमने इस तरह की कंजूसी का मुजाहरा किया तो फिर पूरे होटल में मौजूद हर शख्स को तुम्हें डिनर खिलाना पड़ेगा। बहरहाल मैं आ जाऊंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रिसीवर रखकर वो उठा और तेज तेज कदम उठाता फ्लैट के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से दानिश मंजिल की तरफ उड़ी चली जा रही थी, लेकिन फिर जैसे ही उसने एक मोड़ काटा, अचानक साईं की आवाज़ सुनाई दी और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे कोई गर्म सिलाख उसकी गर्दन में उतरती चली गई हो। ये एहसास भी सिर्फ एक लम्हे के लिए हुआ। दूसरे लम्हे उसका सहन यकलख्त इस तरह तारीक हो गया जैसे कैमरे का शटर बंद होता है। अलबत्ता सहन इस तरह तारीक होने से कबल ये बात उसके सहन में ज़रूर उभरी थी कि उसे गोली मारी गई है और मारने वाले का निशाना इस कदर बेगदाग है कि इस कदर तेज रफ्तार कार के साथ मोड़ काटते हुए भी गोली ठीक उसकी गर्दन पर ही लगी है। और जाहिर है इसके बाद जो कुछ होना है उसका एहसास उसे भी था, लेकिन इस एहसास के साथ ही उसके हवास उसका साथ छोड़ गए। कमरे का दरवाज़ा खुला तो बड़ी सी दफ्तरी मेज़ के पीछे बैठे एक बूढ़े आदमी ने चौंक कर सामने मेज़ पर मौजूद फाइल से सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। दरवाजे से खूबसूरत खदोखाल की हामिल एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हो रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा ऑफिस ब्रीफकेस था। आओ डार्शा, आज काफ़ी दिनों बाद आना हुआ। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए आंखों पर लगे हुए मोटे फ्रेम की ऐनक उतार कर मेज़ पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। इस बार माल की आमद में कुछ देर हो गई थी, इसलिए मुझे भी देर हो गई। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्रीफकेस नीचे रखकर मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा, तो माल की नई खेप आ गई है। वेरी गुड। मैं इस सिलसिले में गुज़िश्ता कई दिनों से परेशान था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आपने मुझे तो फ़ोन नहीं किया था। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए नहीं किया था कि अभी मामलात काबिल बर्दाश्त हद में थे। बहरहाल बताओ कैसे माल आया है और कितना? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार तो सबसे बेहतरीन खेप आई है, लड़की ने कहा और नीचे पड़ा हुआ ब्रीफकेस उठाकर मेज़ पर रख लिया। ये तो तुम हर बार कहती हो, लेकिन हर बार मुझे लेबॉर्ट्रियों से शिकायत मिलती रहती हैं। बूढ़े ने कहा। वो अगर ऐसा है तो फिर आप मुआहदा ख़त्म कर दें, मैं दूसरों से मुआहदा कर लूँगी। कई पार्टियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि मैं उन्हें माल सप्लाई करूं। लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे तुम तो नाराज हो गई। बहरहाल ठीक है, दिखाओ माल, बूढ़े ने परेशान होते हुए कहा और लड़की ने मुस्कुराते हुए ब्रीफकेस खोला और इसमें से एक एल्बम निकालकर उसने बूढ़े के सामने रख दी। 22 लड़के और 18 लड़कियां हैं, सब सेहतमंद हैं। उम्रें भी आपकी मर्जी के मुताबिक 4 साल से 12 साल के दरमियान की हैं, लड़की ने कहा और बूढ़े ने इस्बात में सर हिलाते हुए एल्बम को अपनी तरफ खींचा और उसे खोलकर देखने लगा। हर सफ़े पर बच्चों की कलर फोटो चस्पा थी और हर फोटो के साथ उन बच्चों के बारे में ज़रूरी इशारात भी दर्ज थे। बूढ़ा मुसलसल सफ़े उलटता रहा और तस्वीरें देखता रहा। उसकी आंखों में चमक भर आई थी। जब वो ख़त्म हुई तो उसने बेइख्तियार एक तवील सांस लेकर उसे बंद कर दिया। गुड शो, अच्छा माल है, बूढ़े ने कहा और मेज़ की दराज खोलकर उसने एक चेकबुक निकालकर मेज़ पर रख दी। लेकिन इस बार रेट ज़्यादा होंगे, लड़की ने कहा। ज़्यादा रेट होंगे? क्यों, क्या हुआ? बूढ़े ने चौंक कर पूछा। पीछे से ही रेट ज़्यादा कर दिए गए हैं। वहाँ महंगाई हो गई है और इतनी परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ 20% रेट बढ़े हैं, लड़की ने जवाब दिया। ये सरासर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। सॉरी, मैं किसी इजाफे का कायल नहीं हो सकता, बूढ़े ने मुंह बनाते हुए कहा और चेकबुक उठाकर उसने वापस दराज में डाल दी। इसका मतलब है कि आप मुआहदा ख़त्म कर रहे हैं, लड़की ने तीखे लहजे में कहा। इस इजाफे के साथ नहीं, क्योंकि ये असूल के खिलाफ है, बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा चलिए 15% इजाफा कर लीजिए और ये भी सिर्फ आपके लिए, लड़की ने कहा। नहीं डियर, तुम्हारा और हमारा मुआहदा 3 सालों का है और ये बात तय है कि 3 साल तक कोई इजाफा ना होगा। अभी मुआहदे को सिर्फ 1 साल हुआ है, इसलिए आई एम सॉरी, ये असूल के खिलाफ है, बूढ़े ने साफ जवाब देते हुए कहा। आप माल तो देखें, लड़की ने कहा। मैंने देख लिया है, साफ माल है, लेकिन तुम खुद जानती हो कि तुम्हारी आज तक जितनी सप्लाईज हुई हैं उनमें बाज़-औक़ात ऐसा माल भी आ जाता है जो आगे रिजेक्ट हो जाता है और मुझे मजबूरन उन्हें जहर के इंजेक्शन लगाकर ज़मीन में दबाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे ज़राए नहीं हैं कि मैं उनकी खुराक और उनकी परवरिश पर रकम खर्च करूं। इसके बावजूद मैंने कभी तुमसे इस माल की कटौती नहीं की, बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा। सोच लें, अगर आप माल नहीं खरीदेंगे तो दूसरा खरीदार मौजूद है जो ये इजाफा तो क्या इसे डबल मुआवजा देने के लिए तैयार है, लड़की ने एल्बम उठाकर वापस ब्रीफकेस में रखते हुए कहा।
देखो डार्शा, मुझे मालूम है कि तुम ये माल किसी भी पार्टी को फरोख्त कर सकती हो, लेकिन ये सोच लेना कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी का क्या नतीजा निकलेगा। ग्रीनलैंड के कवानीन इस बारे में बेहद सख्त हैं और चाइल्ड वेलफेयर वाले मुसलसल चेकिंग कर रहे हैं। ये तो हमारी लेबॉर्ट्री है जहाँ तक वो पहुँच भी नहीं सकते। जैसे ही तुम्हारा माल किसी दूसरी लेबॉर्ट्री में सप्लाई हुआ, उन्हें इसका इल्म हो जाएगा। उसके बाद तुम खुद समझ सकती हो कि क्या होगा। बूढ़े ने होंठ चबाते हुए कहा, ओके, आप वाकई ही बेहद असूल पसंद हैं। ठीक है, दें चेक। लड़की ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, कारोबार में लालच अच्छा नहीं होता। तुम अभी नौजवान हो, इसलिए मेरी ये बात पल्ले बांध कर रखना। जब भी कारोबार में लालच पैदा हुआ, कारोबार किसी ना किसी अंदाज में जरूर खत्म हो जाता है। बूढ़े ने कहा और मेज की खुली दराज में रखी हुई चेकबुक उठाकर उसने दोबारा मेज पर रखी। उसका ऊपर वाला सफ़ा हटाकर उसने मेज पर मौजूद कलमदान से एक कलम उठाया और चेक भरने में मसरूफ हो गया। नीचे दस्तखत करके उसने चेक अलहदा किया और फिर उसे लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने एक नजर चेक को देखा, फिर उसे तह करके उसने जैकेट की जेब में रख लिया। माल कहाँ पहुंचाया जाए? लड़की ने कहा, मैं मालूम कर लेता हूँ। बूढ़े ने कहा और मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। नॉट से बात कराओ, बूढ़े ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी बज उठी और बूढ़े ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। टॉड बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। जॉर्ज बोल रहा हूँ, बूढ़े ने तहमकाना लहजे में कहा। ओ यस। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया, अलबत्ता लहजा यखलख्त मौदबाना हो गया था। माल की नई खेप आ गई है, मालूम करके मुझे बताओ कि ये माल कहाँ पहुंचाया जाए। बूढ़े ने इस तरह तहमकाना लहजे में कहा। कितना माल है? दूसरी तरफ से पूछा गया। 22 लड़के और 18 लड़कियां। बूढ़े ने जवाब दिया। कहाँ का है? दूसरी तरफ से पूछा गया तो बूढ़े ने सवालिया नजरों से सामने बैठी हुई लड़की की तरफ देखा। पाकिशिया का है। लड़की ने आहिस्ता से जवाब दिया। पाकिशिया का माल है। बूढ़े ने टॉड को जवाब देते हुए कहा, ओके, मैं मालूम करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और बूढ़े ने रिसीवर रख दिया। पाकिशिया से माल हमेशा अच्छा मिलता है, जबकि काफरिस्तान का माल खासा खराब होता है। बूढ़े ने रिसीवर रखकर डार्शा से कहा, काफरिस्तान में पाकिशिया की निस्बत गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इसलिए माल तो वहाँ से बहुत मिलता है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से मयारी नहीं होती। इसलिए हमने अपनी पार्टी को कह रखा था कि काफरिस्तान से माल छांट कर भिजवाया करे। डार्शा ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा और बूढ़े ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो बूढ़े ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉर्ज बोल रहा हूँ, बूढ़े ने कहा। टॉड बोल रहा हूँ, बॉस माल को इस बार 11:30 पॉइंट में पहुंचाना है। जैकब उससे वसूल कर लेगा, कोड वही पहले वाले होंगे। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बूढ़े ने कहा और रिसीवर रखकर उसने मेज की सबसे निचली दराज खोली और उसमें से एक फाइल को निकालकर उसे खोला और फिर इसमें से एक कार्ड बाहर निकालकर उसने फाइल कवर बंद किया और फाइल वापस दराज में रख दी। ये कार्ड लो, यहाँ माल सप्लाई होगा, लेने वाला जैकब होगा और कोड भी पहले वाले होंगे। बूढ़े जॉर्ज ने कार्ड लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओके, अब मुझे इजाजत। लड़की ने कार्ड लेकर उसे गौर से देखते हुए कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ी हो गई। ओके, बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा। लड़की ने कार्ड जैकेट की जेब में डाला और ब्रीफकेस उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। बूढ़ा कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर उसने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ट्रांस क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। जॉर्ज बोल रहा हूँ, ट्रांस से बात कराओ। बूढ़े ने कहा। ओके, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, ट्रांस बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक रक्सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। जॉर्ज बोल रहा हूँ, ट्रांस। बूढ़े ने कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? दूसरी तरफ से इस तरह करख्त लहजे में कहा गया। डॉर्शा के पुरपुर्जे निकल आए हैं, आज माल ले आई थी, 20% इजाफा मांग रही थी। बूढ़े ने कहा। वो क्यों? उनके साथ तो तुम्हारा 3 साल का मुआहदा है। दूसरी तरफ से इस बार हैरत भरे लहजे में कहा। वो अब लालच पर उतर आई है, तुम जानते हो मुझे इस किस्म के लोग पसंद नहीं। बूढ़े ने कहा। तो फिर क्या तुम ये मुआहदा ख़त्म करना चाहते हो? ट्रांस ने हैरत भरे लहजे में कहा। अरे नहीं, मुआहदा कैसे ख़त्म हो सकता है? मेरा मतलब ये है कि तुम इस ग्रुप के चीफ को अपने तौर पर समझाओ कि लालच ना करे। ओके, मैं बात करता हूँ, तुम वहीं अपने ऑफिस से ही बात कर रहे हो ना? दूसरी तरफ से कहा क्या? हाँ, बूढ़े जॉर्ज ने कहा। ओके, मैं अभी तुम्हें फ़ोन करके बताता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। बूढ़े ने रिसीवर रख दिया और मेज़ पर रखी हुई फाइल पर नजरें जमा दी। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इसने फाइल से नजरें उठाई और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉर्ज बोल रहा हूँ। जॉर्ज ने कहा। ट्रांस बोल रहा हूँ, मेरी डार्शा के चीफ से बात हुई है। इसका कहना है कि डार्शा ने खुद अपने तौर पर लालच किया है। चीफ की तरफ से उसे ऐसी कोई हिदायत ना दी गई थी। इसने कहा है कि वो डार्शा को सख्ती से मना कर देगा, आइंदा ऐसी कोई बात ना होगी। ट्रांस ने जवाब दिया।
ओके, बेहद शुक्रिया ट्रांस, ये जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया और जॉर्ज ने भी गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया और उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। इमरान की आंखें खुली तो चंद लम्हों तक वो खाली सहन पड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सहन पर वो लम्हात उभरने लगे जब वो अपने फ्लैट से कार में सवार होकर दानिश मंजिल जा रहा था कि एक मोड़ काटते हुए साईं की आवाज के साथ ही उनकी गर्दन में जैसे कोई गर्म सिलाख उतर गई हो और उसके साथ ही उसका सहन इस तरह बंद हो गया था जैसे कैमरे का शटर बंद होता है। इसने चौंक के इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे बेख्तियार उसके मुंह से एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि उसकी सिर्फ आंखें ही हलकों में गर्दिश कर रही थी। बाकी पूरा जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस्सो हरकत था और आंखों की गर्दिश से उसे सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि वो अस्पताल के बेड पर मौजूद है। खून और ग्लूकोज की बोतलें उसके बेड के साथ मौजूद थीं, इसलिए अपने जिस्म को मामूली सी हरकत देने की कोशिश की। तब उसे ये एहसास हुआ कि उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत नहीं है, बल्कि इसके जिस्म को सर से लेकर पैरों तक बेड के साथ क्लिप कर दिया गया है। इमरान ने दोबारा आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि ये सब कुछ किस तरह हुआ और किसने किया होगा। इसी लम्हे उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और इसने आंखें खोल दी। ओह, आपको होश आ गया, वेरी गुड, मैं डॉक्टर साहब को इतला कर दूं। एक मुसरत भरी नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी और इमरान ने आंखें फेर कर देखा तो उसने एक नर्स को तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर सदीकी और उसके साथ कई डॉक्टर तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए। शुक्र है इमरान साहब, आपको होश आ गया, हम सब सख्त परेशान थे, डॉक्टर सदीकी ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। हम सब में कौन कौन शामिल है डॉक्टर सदीकी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अस्पताल के अमले के साथ साथ आपके साथी और सबसे ज़्यादा सर सुल्तान और ख़ास तौर पर आपका साथी टाइगर, वो तो 2 रोज़ से बाहर बैठा हुआ है, वही आपको ले आया था, डॉक्टर सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आपने मुझे बेड के साथ क्लिप क्यों कर दिया? जहाँ तक मेरे जहन काम करता है, गोली तो मुझे गर्दन पर लगी है, इमरान ने कहा। वो गोली तो ख़तरनाक नहीं थी, शहरक बच गई और वो साइड से निकल गई, लेकिन आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, वो एक बड़े ट्राली से टकरा गई और इस तरह आपके जिस्म में शदीद चोटें आईं। आपकी कार की खसूसी साख्त की वजह से आपकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन अंदरूनी चोटें काफ़ी हैं। फिर आपके सर की चोट भी काफ़ी सख्त थी, जिसकी वजह से आपको होश ना आ रहा था, डॉक्टर सदीकी ने जवाब दिया। गर्दन बच गई है तो फिर किस बात की फिक्र है? बहरहाल आपकी मेहरबानी कि आप सबने मेरा इस कदर ख्याल रखा। अब आप टाइगर को मेरे पास भिजवा दें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो डॉक्टर सदीकी ने अपने अमले को हिदायत देनी शुरू कर दी। इमरान को मुख्तलिफ इंजेक्शन लगाए गए और उसके बाद वो सब कमरे से बाहर चले गए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और उसके साथ ही टाइगर की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मुबारक हो बॉस, अल्लाह ताला ने आपको इस खौफनाक तरीन एक्सीडेंट में भी महफूज रखा, टाइगर ने इमरान के करीब आकर इंतहाई पुरखुलूस लहजे में कहा। शुक्रिया, अब ये बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ? डॉक्टर सदीकी ने बताया कि तुम मुझे यहाँ ले आए थे, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं सुजीनो क्लब से निकलकर साजन होटल की तरफ जा रहा था कि अचानक मैंने रीनो चौक के करीब लोगों का अज़्दहाम देखा। ट्रैफिक भी रुकी हुई थी। पहले तो मैंने सोचा कि निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने एक आदमी से पूछा क्या हुआ है, तो उसने बताया कि एक स्पोर्ट्स कार खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है और आदमी अभी अंदर फंसा हुआ है। मैंने कार साइड पर रोकी और आगे बढ़ा। इस वक्त तक पुलिस भी पहुंच गई थी। मैंने देखा कि आप कार की अगली सीट और डैशबोर्ड के दरमियान फंसे हुए साइड के बल पड़े थे और आपकी गर्दन से खून निकल रहा था। कार बुरी तरह पिचक गई थी। चूंकि मुझे इस कार की मखसूस बॉडी और इसके स्ट्रक्चर का इल्म था, इसलिए मैंने पुलिस के साथ मिलकर कार को घसीटकर कुछ दूर हटाया और फिर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको निकाल लिया। मैंने पुलिस वालों को बताया कि आपका ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है, लेकिन पुलिस वाले बासित थे कि आपको सिटी अस्पताल पहुंचाया जाएगा और पहले पुलिस कार्रवाई होगी। मैंने फौरन अपनी कार में जाकर चीफ को फ़ोन करके सूरत हाल बताई तो थोड़ी देर बाद पुलिस को अहकामात मिल गए और मैं आपको अपनी कार में डालकर यहाँ अस्पताल ले आया और अब आपको होश आया है, टाइगर ने मुख्तसर लफ्ज़ों में तफसील बताते हुए कहा। पूरी तफसील बताओ कि जब तुम पहुंचे तो कार की क्या पोजीशन थी और मेरी क्या पोजीशन थी और गोली मुझे किस एंगल से लगी थी। पूरी तफसील बताओ ताकि अपनी नई कार का ऑर्डर देते वक्त मैं इसमें मज़ीद तब्दीलियां करा सकूं, इमरान ने कहा तो टाइगर ने मुकम्मल तफसील बता दी। Like, comment, share, press
the bell icon.